यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस कोर्स। इसमें हम लोग लोक प्रशासन के बारे में बीए और एमए में जो प्रश्न आते हैं उसको हम ले रहे हैं, और ख़ास तौर से एग्ज़ामिनेशन के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए, बीए एमए के सिलेबस के लिए। इसमें हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, इसलिए डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट एग्ज़ामिनेशन के दृष्टिकोण से बात करेंगे। वैसे मेरा ये मानना है कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल पढ़ना चाहिए, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम करीब होता है तो एक नज़र देखने के लिए पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए तो मैंने इसमें लक्ष्मी एक अध्ययन से मदद ली है। और चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन की परिभाषा, इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ये सब यहाँ पे है, पॉज करके आप कर लेंगे। मैं मेन लोक प्रशासन में लोकहित के सेवा का भाव विद्वान होता है, और लोक प्रशासन को दो रूपों में समझा जा सकता है, व्यापक तथा संकुचित। हाँ, तो एक अर्थ है व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन को लेते हैं, और एक संकुचित अर्थ में। देखिए, विलोबी के अनुसार प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा व्याख्यात्मक कानूनों को प्रशासित करने से है। ये है, कई परिभाषाएं इसकी दी हुई है, इसको आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा काम पॉइंट आपको बताना है। लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र के विषय में मतभेद होने के बावजूद भी चार दृष्टिकोण मुख्यतः प्रचलित है। व्यापक दृष्टिकोण, उसमें एडी वाइट और मार्क्स आते हैं, और संकुचित दृष्टिकोण साइमन, लूथर, गुलिक वगैरह आते हैं, और पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण ये बहुत महत्वपूर्ण है, लूथर, गुलिक आते हैं। पोस्ट कार्ब में जो है ना, POSD, CORB, ये वर्ड है इंग्लिश के, इनके आधार पे पोस्ट कार्ड क्षेत्र है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। यानी ये जो है ना पोस्ट कॉर्ब्स, ये ज़रूरी है। और P फॉर प्लानिंग का मतलब जान रहे, योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना, स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था, डायरेक्टिंग निर्देशित करना, कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, रिपोर्टिंग रिपोर्ट देना, बजटिंग बजट तैयार करना। तो इनकी आलोचना भी हुई है, जो यहाँ पे कुछ बिंदुओं में लिखी गई है। आगे बढ़िए, लोक प्रशासन के महत्व को समझिए। आखिर लोक प्रशासन का क्या महत्व है? तो किसी भी लोक हितकारी राज्य की सफलता का रहस्य लोक प्रशासन की कार्य कुशलता में ही निहित है। इसके माध्यम से ही राज्य लोकहित की विविध लक्ष्यों की पूर्ति करने में सफल हो सकता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में लोक प्रशासन के महत्व को निम्न शीर्षकों में व्यक्त किया जा सकता है। आप देखें, लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता लोक प्रशासन के महत्व में है। राज्य की नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, समस्याओं का समाधान किया जाता है। और देखिए, निम्न तर्कों के आधार पर लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। प्रकृति को देखा जाता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है। तो भौतिक विज्ञान के समान लोक प्रशासन में भी निश्चितता का अंश पाया जाता है। विज्ञान के समान लोक प्रशासन का भी ज्ञान कर्मिक होता है। विज्ञान के समान लोक प्रशासन में भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है, इसके बारे में भी एक तर्क है, उसको भी आपको दोनों तर्क देना होगा। एक विज्ञान है और एक विज्ञान नहीं है, दोनों दृष्टिकोण से देखना होगा। तो जो लोग मानते हैं, फाइनर ने इसे विज्ञान नहीं माना है, वो क्या मानते हैं? निश्चितता का अभाव, पर्यवेक्षण तथा तथ्य परीक्षण का अभाव, सैद्धांतिक एकरूपता का अभाव, संगठित ज्ञान का अभाव, आदर्शात्मकता पाई जाती है। तो ये रहा, लोक प्रशासन निजी प्रशासन के बीच की दूरी को कम होती जा रही है, इसकी विवेचना करें। लोक प्रशासन एवं, ये क्वेश्चन आता है, लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत प्रशासन अथवा निजी प्रशासन। तो इसको हम देखेंगे। पहला दृष्टिकोण, इन दोनों में कोई मतभेद नहीं है, किंतु दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार दोनों में पर्याप्त
मतभेद है। समानता का दृष्टिकोण है एक। हेनरी फेयोल उर्विक जैसे विद्वान लोक प्रशासन निजी प्रशासन को एक ही समझते हैं। दोनों के अनुसार आधारभूत विशेषताएं एक होती है। कुछ लोग मानते हैं लोक प्रशासन अलग है, निजी प्रशासन अलग है। तो वे सार्वजनिक और निजी प्रशासन निम्नलिखित समानताओं पर बल देते हैं। संगठन की आवश्यकता, कार्य प्रणाली में समानता, अधिकारियों का समान उत्तरदायित्व। अब इसको आपको पॉइंट को याद करना है। जनसंपर्क, शोधन या अन्वेषण और शासन का स्थायी अंग। स्थायी अंग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व। उसके बाद आइए लोक प्रशासन की प्रकृति का वर्णन कीजिए। लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा कला? अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन खूब आता है। लोक प्रशासन की प्रकृति मतलब साइंस है या अनसाइंटिफिक है? तो पहले भी गुजर चुका है। तो साइंस के पॉइंट से भी जवाब देना है कि ये सिस्टमेटिक है, और साइंटिफिक नहीं होने की तरफ से भी आपको जवाब देना है। तो आपको संपूर्णता में अध्ययन करना है। लोक प्रशासन को कला सिद्ध करने के लिए विद्वानों ने निम्न पर तर्क प्रस्तुत किए हैं। सर्वमान्य सिद्धांत, अभ्यास की आवश्यकता, विशेष रुचि एवं गुण, विकास की प्रक्रिया, परिवर्तनशीलता। आगे आइए लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में असमानताएं, जो हमने बात किया था समानता क्या? असमानता देखिए, उद्देश्य संबंधी अंतर, क्षेत्र का अंतर। भाई लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्षेत्र का अंतर है। उत्तरदायित्व का अंतर, सत्ता का अंतर, नीति निर्धारण संबंधी भेद, सेवा सुरक्षा की दृष्टि में अंतर, सामान्य व्यवहार की दृष्टि से अंतर, कार्य कुशलता की दृष्टि से अंतर, महत्व संबंधी अंतर, वित्तीय संबंधी अंतर। तो ये रहा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता और असमानता दोनों हमें देखने को मिलती है। चलिए नवीन लोक प्रशासन क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो सकता है। नवीन लोक प्रशासन क्या है? नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आता है नवीन लोक प्रशासन के प्रमुख लक्ष्य और विशेषता। नवीन लोक प्रशासन वो नारा है जिसने लोक प्रशासन को ताज़ा प्राणवायु प्रदान करने के साथ साथ नई सारगर्भित विषय वस्तु भी प्रदान की। नवीन लोक प्रशासन आंदोलन लोक प्रशासन के नवयुवक विद्वानों का आंदोलन है। इसके प्रमुख समर्थक एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की सन 1980 में प्रकाशित रचना न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज्ञात होता है कि ये आंदोलन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ और लगभग एक दशक तक सामाजिक जागरण का उत्प्रेरक बना रहा। तो एक नई दार्शनिक दृष्टि का बोध कराता है नवीन लोक प्रशासन, जो आप जो है ना पॉज करके इसको आप लिख भी सकते हैं। नवीन लोक प्रशासन के उद्भव के कारण, पहला कारण है प्रासंगिकता, दूसरा कारण है सामाजिक समता, और तीसरा कारण है परिवर्तन, और चौथा कारण है मूल्य। ये सब कारण है जिसके कारण नवीन लोक प्रशासन का उद्भव हुआ। नवीन प्रशासन की विशेषताएं। नवीन लोक प्रशासन निर्णय निर्माण में जनता के प्रतिनिधित्व पर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन का मानना है कि चूंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व तकनीकी परिवेश तीव्र गति से परिवर्तित हो रहे, अतः प्रशासनिक संगठनों को भी एक स्पष्ट मानदंड का विकास करना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन का विचार है कि लोग सेवकों को दलगत तटस्थता को तो बनाए रखनी चाहिए, किंतु सामाजिक तथा अन्य कार्यक्रमों को लागू करते हुए उन्हें तटस्थता का आवरण हटा देना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन इस बात पर बल देता है कि संगठनात्मक संरचना के प्रति एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तो ये सब है, आप इसको लिख लेंगे। नवीन लोक प्रशासन का मूल्यांकन, और नवीन लोक संगठन को परिभाषित कीजिए, संगठन के प्रकारों को विवेचना कीजिए, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठन की परिभाषा दीजिए तथा संगठन के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। संगठन के विभिन्न सिद्धांतों में आप किसको अधिक पसंद करते हैं? नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र सिद्धांत, यानी यह संगठन के बारे में जानना है। तो देखिए, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संगठन नितांत आवश्यक है। कार्य की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन सुव्यवस्थित है या नहीं।
तो सर्वश्रेष्ठ संगठन के लिए व्यवस्थित होना ज़रूरी है। संगठन को परिभाषा को आप देखिए, एल.डी. वाइट के अनुसार संगठन का अर्थ कर्मचारियों का उस व्यवस्था से है जो निश्चित किए हुए विषयों की प्राप्ति के लिए कार्यों में उत्तरदायित्व को विभाजित करके की जाती है। इसी तरह और भी अन्य विद्वानों का है। तो संगठन के प्रकार देख लीजिए, दो तरह के होते हैं संगठन, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन में प्रशासक को अधीनस्थ कर्मचारियों के पारस्परिक संबंधों का आकार चार्टों तथा रेखाचित्र में निर्धारित किया जाता है, औपचारिक होते हैं। और अनौपचारिक संगठन, जाहिर सी बात है, जो संगठन औपचारिकता के संबंधों पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं भी हैं, उसको आप जाहिर सी बात है लिखेंगे बिंदुओं को। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर को समझिए। औपचारिक संगठन में कर्मचारियों के परस्पर संबंधों का लिखित विवरण होता है, लिखित होता है औपचारिक, और अनौपचारिक अलिखित होता है, वो संबंधों पर निर्भर करता है। औपचारिक संगठन एक कानूनी है, धारणा है, जबकि संबंधों की स्पष्टता पर आपत्ति होती है तो आचार संहिताओं के आधार पर उस आपत्ति को दूर किया जाता है। अनौपचारिक संगठन में कोई लिखित रूप से नहीं होता, ये संबंधों पर डिपेंड करता है, कानून पर नहीं। औपचारिक संगठन जानबूझकर निर्मित किया जाता है, इसके अंतर्गत अधिकार एवं कार्यों पर बल दिया जाता है। अनौपचारिक संगठन स्वतः और स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। जैसे मान लीजिए परिवार में कोई संगठन चल रहा है, पारिवारिक संगठन का जो संरचना है, पिता की सत्ता है, पिता का पावर है, पिता का नियम चल रहा है कि सबको सुबह में उठना है, तो ये कहीं लिखित नहीं है ना। समाज में जो नियम है, बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, सलाम करना है, नमस्कार करना है, तो कहीं लिखा तो नहीं है। तो ये हुआ अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन क्या है? आप जैसे मान लो कॉलेज के व्यवस्था में है, आप मान लीजिए कि एक सिस्टम में है, कहीं बैंक में काम कर रहे हैं, तो 10 बजे पहुंचना है, 4 बजे आना है, ये एक नियम है। परिवार में नियम है लेकिन लिखित नहीं है। संगठन के प्रमुख सिद्धांत देखिए क्या क्या है। पद सोपान का सिद्धांत, संगठन में एक पद सोपान होता है, हायरार्की होती है, कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। जैसे मान लिया कि मान लिया पुलिस व्यवस्था है, तो पुलिस व्यवस्था में देखिए कोई डीआईजी है, डीजीपी है, कोई डीआईजी है, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, इंस्पेक्टर है, एक मतलब पद सोपान होता है। आदेश की एकता का सिद्धांत, सबके लिए आदेश एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिए आदेश कुछ, उनके लिए। नियंत्रण का क्षेत्र, नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रण के समान तत्व होते हैं, सब लोग उससे कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है। कार्य, समय, स्थान सब निर्धारित होता है। व्यक्तित्व, नियंत्रण के क्षेत्र का महत्व होता है। समन्वय का सिद्धांत होता है। केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण का सिद्धांत होता है। केंद्रीकरण भी होता है और विकेंद्रीकरण भी होता है। उसके बाद आइए अधिकार सत्ता का प्रत्यायोजन। सत्ता होता है, उसमें अधिकार होता है, कुछ को ज़्यादा अधिकार होता है, किसी को कम होता है। अब मान लीजिए कि पुलिस की जो सत्ता है तो या जज की जो सत्ता वो व्यक्तिगत नहीं है ना, तो अधिकार होता है उसके पास। चलिए नेक्स्ट, उन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जिनके आधार पर सरकार के विभागों का गठन किया जाता है। विभागीय संगठन, उन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जिनके आधार पर सरकार के विभागों का गठन किया जाता है। विभागीय संगठन की प्रमुख पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। विभाग का अर्थ, लोक प्रशासन के विभिन्न कार्यों को अनेक प्रकार के विभागों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार विभाग प्रशासन की अभिन्न इकाई है। विभाग का अर्थ किसी बड़े संगठन से है। जब किसी कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रशासन की दृष्टि से विभिन्न खंडों में बांटते हैं तब प्रत्येक खंड विभाग कहलाता है। विभाग संगठन के आधार, विभागीय संगठन के आधार, उद्देश्य के आधार पर विभाग को बांटा जाता है, ठीक है। इसमें आप कई पॉइंट है, उसको आप देख लेंगे, आप मोटा मोटी आप समझ लीजिए। उद्देश्य के आधार पर बांटते हैं। इसके क्या है, इसके अंतर्गत कार्यों में समन्वय सरलता से होती है। कर्मचारी कार्य विशेष में दक्षता और योग्यता प्राप्त करता है। कार्यों में पुनरावृत्ति नहीं होती, ये सब है। प्रक्रिया के आधार पर होता है। आगे आइए, व्यक्ति के आधार पर भी होता है, इसमें भी गुण और दोष है। क्षेत्र के आधार पे होता है, सभी में अपना एक गुण और दोष है। चलिए, सरकारी निगम अथवा लोक निगम से तुम क्या समझते हो? सरकारी निगमों के उद्देश्य एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। लोक निगम के प्रमुख लक्षण बतलाइए। विभाग तथा निगम में अंतर स्पष्ट कीजिए।
लोक निगम तथा सरकारी निगम। लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी की एक उल्लेखनीय खोज है। आधुनिक युग को हम प्रशासकीय सुधारों तथा संगठनों के विकास का युग कह सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप राज्यों का कार्य क्षेत्र और भी बढ़ गया, इसलिए राज्यों को कुछ ऐसे संगठनों का निर्माण करना पड़ा जिनके द्वारा ये जनता के हितों के अधिक से अधिक कार्य कर सके। इन संगठन को कानूनी दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बनाया गया जिससे वे जनता के हितों की रक्षा कर सके। लोक निगम का अर्थ एवं परिभाषा। निगम का अर्थ है निरंतर चलता रहने वाला व्यापारिक संगठन। निगम का अंग्रेजी रूपांतरण कॉरपोरेशन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उन व्यक्तियों का समूह जो कानून द्वारा एक सूत्र में आबद्ध रहता है। सरकारी निगम का मुख्य लक्षण यह है कि उसके सभी सदस्य एक व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। ये एक अलग सरकारी कानून से आबद्ध होते हैं। निगम की नीति का निर्धारण एक अलग बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसका एक प्रबंधक होता है जिसकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाती है। तो ये है लोक निगम के उद्देश्य। निगम का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसी तरह निगम का उद्देश्य उद्योग एवं व्यापारिक संगठनों को प्रोत्साहन देता है। किसी प्रदेश विशेष के बहुमुखी विकास करने के उद्देश्य से भी निगम की स्थापना की जाती है। ये सब आप पॉइंट लिख लेंगे छोटा छोटा और याद करें। लोक निगम की विशेषताएं। विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित संस्था। लोक निगम जो है विशेष अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं। पृथक वैधानिक अस्तित्व, सरकारी नियंत्रण, बोर्ड द्वारा प्रबंध। उद्देश्य की स्पष्टता। इसमें उद्देश्य स्पष्ट होता है। सार्वजनिक एकाधिकार, प्रशासनिक स्वायत्तता, सेवा का उद्देश्य, भर्ती आदि की स्वतंत्रता। सरकारी निगम तथा विभाग में अंतर। सरकारी निगम को आंतरिक मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होती है, किंतु विभाग पर सरकारी कानूनों का अंकुश रहता है। एक विभाग का निरीक्षण एवं नियंत्रण मंत्री द्वारा किया जाता है, परंतु एक निगम मंत्री की देखरेख में प्रायः मुक्त होता है। निगम और विभाग की वित्तीय प्रक्रियाओं में भी अंतर होता है। निगम की वैधानिक स्थिति विभागों से काफ़ी भिन्न होती है। विभागों के राज्य का संरक्षण प्राप्त होता है। विभागों के विरुद्ध अभियोग सरकार के विरुद्ध अभियोग समझे जाते हैं, परंतु निगम का अपना स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व होता है। निगम के क्रय विक्रय संबंधी नियम की विभाग से भिन्न होते हैं। निगम तथा विभाग के कर्मचारियों की स्थिति भी में अंतर होती है। विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति प्राय लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। लोक निगमों के प्रकार। लोक निगमों के दो प्रकार हैं, कानूनी निगम, कानूनेतर निगम। कानूनी निगम और कानूनेतर निगम। कानूनेतर निगम। उसके बाद स्वामित्व नियंत्रण की दृष्टि से निगमों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। सरकारी निगम, मिश्रित निगम, गैर सरकारी अथवा व्यक्तिगत निगम। ये सारे पॉइंट रख लीजिए, प्रकार लिखना पड़ता है। लोक निगमों के लाभ। स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता, राजनीतिक दबाव से मुक्त होना, निजी उद्योगों की भांति संचालन, दक्षता और मितव्यता, सरकार को अपनी आर्थिक कार्यों को पूरा करना आसान। लोक निगमों की हानियाँ। लोक निगम तथा सरकार में कई बार क्षेत्राधिकार की समस्या बनी रहती है। लोक निगमों का प्रयोग केवल औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित है। निगम की धन संबंधी स्वतंत्रता के कारण भी आलोचना होती है। यद्यपि लोक निगम अपने दैनिक और आंतरिक प्रशासन में मंत्रियों के नियंत्रण से मुक्त रहते हैं, परंतु उनकी नीतियों का निर्धारण मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। भारत में लोक निगमों पर नियंत्रण, ये सारा है मंत्रिपरिषदीय या सरकारी नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण और लोक निगमों पर संसदीय नियंत्रण। इन सबको आप पॉइंट को आप एक बार याद कर लेंगे, सारे पॉइंट रट जाइए। स्टाफ लाइन में क्या अंतर है, ये भी स्पष्ट कीजिए कि इन दोनों के बीच अंतर किस प्रकार कम हो रहे हैं। सूत्र व स्टाफ अभिकरण। अभिकरण 2 प्रकार के होते हैं, एजेंसीज कहते हैं इसको। एक सूत्र यानी लाइन तथा दूसरा स्टाफ। इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम सैनिक प्रशासन में यूरोप में किया गया। सैनिक विज्ञान में युद्ध संचालन करने वाले अधिकारियों को सूत्र कहते हैं, लाइन कहते हैं, युद्ध संचालन करने वाले अधिकारियों को, और उनके सहायक कर्मचारियों को स्टाफ कहते हैं। बाद में नागरिक प्रशासन में इन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा।
विश्व में औद्योगिकरण, विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण लोक प्रशासन एवं उद्योग प्रशासन दोनों का कार्यभार बहुत बढ़ गया। प्रशासन जटिल से जटिलतर होता चला गया, अतः उसके कार्यों को सैनिक प्रशासन के समान ही दो भागों में, सूत्र और स्टाफ में विभाजित कर दिया गया। लोक प्रशासन में कार्यपालिका को सूत्र कह सकते हैं और उसके कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों को स्टाफ। ये है सूत्र व स्टाफ की परिभाषाएं, आप यहाँ से देख लीजिए, इसको आप ज़रूर लिख लीजिए। सूत्र अभिकरण व प्राथमिक उद्देश्य से संबंधित है जिनके लिए शासन स्थापित किया जाता है। सूत्र अभिकरण के विभिन्न भाग, इनके निम्न भाग हैं, देखिए। विभाग, लोक निगम, स्वतंत्र नियामक आयोग, डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉरपोरेशंस एंड इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस, इसको आपको रटना है। स्टाफ अभिकरणों के प्रकार, सामान्य स्टाफ, सहायक स्टाफ और प्राविधिक स्टाफ, ये तीन तरह के स्टाफ हैं। और स्टाफ अभिकरण के कार्य क्या क्या हैं? मून ने स्टाफ अभिकरण के कार्यों को तीन पहलू बताए हैं। सूचना संबंधी कार्य है, परामर्श संबंधी कार्य, पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। ये है स्टाफ के कार्य, अभिकरण के कार्य। सूचना संबंधी कार्य, परामर्श संबंधी कार्य और पर्यवेक्षण संबंधी कार्य। आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट से पॉइंट जरूर याद रहना चाहिए, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हर पॉइंट आप जरूर। फिक्टर ने स्टाफ के 7 कार्यों का वर्णन किया है। परामर्श देना, योजनाओं का निर्माण करना, अन्वेषण, स्टाफ के आंतरिक घटकों में समन्वय, विभागों की सहायता करना, विभागीय अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों का क्रियान्वयन, लाइन तथा स्टाफ में अंतर। मुख्य कार्य संपन्न करने वाली इकाइयाँ लाइन तथा इसको परामर्श और सहायता देने वाला वर्ग स्टाफ। कार्यवाही करना सूत्र का कार्य है, जबकि कार्य को सुगम बनाना स्टाफ का कार्य है। स्टाफ परामर्शदात्री है, उसे स्वीकारना है या नकारना सूत्र की इच्छा पर है। स्टाफ सूत्र को आदेश नहीं दे सकता। लाइन क्रियात्मक है तथा स्टाफ संस्थागत है। स्टाफ के व्यक्ति पीछे से कार्य करते हैं तथा लाइन के व्यक्ति सामने से। लाइन के कार्य प्राथमिक है जबकि स्टाफ के सहायक। स्टाफ की मूल भावना विचार विमर्श की है तथा सूत्र की मूल भावना कार्य निष्पादन की। यह सब है। स्टाफ तथा सूत्र के मध्य पारस्परिक संबंध। भारत में स्टाफ का अभिकरण। भारतीय प्रशासन में प्रमुख उच्च स्तरीय स्टाफ अभिकरण निम्नलिखित है। प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडल समितियां, ये सब है। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रधानमंत्री सचिवालय सबसे टॉप पे, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडल समितियां, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, कर्मचारी वर्ग तथा प्रशासन सुधार। सहायक अभिकरण के संगठन तथा महत्व को स्पष्ट करते हुए मंत्रणा अभिकरण से इसका अंतर बताइए। सहायक अभिकरण क्या है? सहायक अभिकरण प्रायः सभी विभागों के एक जैसे होते हैं। आज राज्य का कार्य क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो जाने के कारण कार्यों के संपादन का दायित्व पृथक पृथक अभिकरणों को सौंप दिया गया है। प्रशासन में कार्य कुशलता और मितव्यता लाने के उद्देश्य से कुछ कार्य सहायक अभिकरण संपन्न करते हैं। सहायक अभिकरण की आवश्यकता ये है, इसके कारण विशेषीकरण के कारण के सिद्धांत को प्रश्रय लेना, ये सारी चीज़ें। सहायक अभिकरणों का संगठन, मुख्य लिपिक कार्यालय, अभिलेख, डाक विभाग, कर्मचारी संभाव, पूर्ति संभाव, लेखा संभाव, मुद्रण तथा प्रकाशन संभाग, वस्तु अधिष्ठाता या सहायक अभिकरणों से लाभ। कार्य के विशेषीकरण के अनुसार योग्यता और दक्षता व्यक्ति की इस प्रकार कार्य संपादित, ये सब आप लिख लेंगे। सहायक अभिकरण के दोष भी यहाँ पे है। सहायक अभिकरण तथा स्टाफ अभिकरण में अंतर आप देख लेंगे। कुछ तो समानताएं भी है और उनमें अंतर भी आप देखेंगे। ब्यूरो, बोर्ड तथा आयोग प्रणाली के विभाग से आप क्या समझते हैं? इनके गुण और दोष को का वर्णन कीजिए। विभाग में सर्वोच्च अधिकारी अथवा अध्यक्ष केंद्रीय स्थान रखता है क्योंकि वो संपूर्ण विभाग का कार्य संचालन, नियंत्रण तथा निर्देशित करता है। विभागीय अध्यक्ष के संबंध में सर्व प्रमुख समस्या ये है कि प्राधिकार का संगठन किस प्रकार किया जाए। इस समस्या का अर्थ है कि विभाग का अध्यक्ष एक अकेला व्यक्ति हो या कुछ व्यक्तियों का मंडल या बोर्ड हो। विभाग का अध्यक्ष एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, जैसा सामान्य रूप से होता है,
तथा एक मंडल या बोर्ड भी हो सकता है, जैसे भारत में रेलवे बोर्ड, राजस्व मंडल, योजना आयोग आदि ये सारी चीज़ें। कुछ विचारों का मत है कि अध्यक्ष केवल एक ही व्यक्ति होना चाहिए, किंतु दूसरे विचारक बहुत निकाय जैसे बोर्ड या मंडल का समर्थन करते हैं। सामान्यतः विभागीय अध्यक्ष की संख्या के आधार पर दो पद्धतियाँ, ब्यूरो पद्धति अर्थात एकल अध्यक्ष व्यवस्था, बोर्ड पद्धति अर्थात बहुल या मंडल व्यवस्था। ब्यूरो पद्धति और बोर्ड पद्धति। ब्यूरो पद्धति के गुण, ब्यूरो पद्धति के गुण है शीघ्र निर्णय, प्रशासन में कार्यकुशलता, कुशल नियंत्रण, केंद्रित निर्णय, स्थायी नीति तथा कुशल निर्देशन, मितव्ययिता, उद्देश्य तथा नीति का एक रूपता। ब्यूरो पद्धति के दोष है अधिनायक तंत्र, पक्षपात, विवेकहीन निर्णय, भ्रष्टाचार, अनुभव का अभाव, नियंत्रण में कठिनाई, निरपेक्षता का भाव, विलंब, अलोकतांत्रिक पद्धति। बोर्ड या मंडल पद्धति के गुण, विचार विमर्श का अवसर इसमें रहता है, प्रशासन की ईमानदारी तथा निष्ठा की सुरक्षा, विरोधी हितों में समन्वय, विभिन्न हितों का ध्यान, सहयोग तथा विश्वास, व्यक्तिगत हितों का नियमन, दलीय राजनीति का प्रभाव कम। बोर्ड पद्धति के दोष, उत्तरदायित्व का निश्चय करना कठिन, दुर्बल तथा कमजोर अध्यक्ष, प्रशासन में विघटन, अपव्यय, प्रशासन में राजनीति, ये है। और भारत में योजना आयोग के संगठन और कार्य प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वर्तमान जीवन में नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें नियोजन की आवश्यकता का अनुभव न की जाती हो। कार्य को करने से पूर्व विचार करने की क्रिया नियोजन कहलाती है। आज प्रत्येक देश विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाता है, जिसके अंतर्गत उस कार्य के उद्देश्य, नीतियों, संगठन, साधनों, जन संबंधों आदि के संबंध में विचार किया जाता है। नियोजन की परिभाषा आप यहाँ देख लीजिए। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, कार्य करने के मार्गों का सचेतन निर्धारण है, निर्णयों का उद्देश्य तथा पूर्व निर्धारित अनुमानों पर आधारित करना है। कई विद्वानों ने दिया है इसके परिभाषा को, आप ज़रूर लिख लेंगे, एक दो तो आपको याद रहना चाहिए। अच्छे नियोजन की विशेषता, नियोजन प्रमुख प्रबंधकीय कार्य है और पोस्टडोक गुलिक के पोस्टडोक लूथिक गुलिक के पोस्टडोक और संबंधित सूत्र में प्लानिंग सबसे पहले है। नियोजन सर्वव्यापक होता है। नियोजन लक्ष्य पूर्ति का साधन है। नियोजन कार्यकुशलता का मापदंड है। नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। नियोजन में लचीलापन होना चाहिए। साधनों का उचित उपयोग। नियोजन का महत्व यहाँ पे हम देखेंगे। नियोजन के माध्यम से सर्वोत्तम विकल्प को चुनकर संगठन की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सकता। नियोजन नियंत्रण को आधार प्रदान करता है। नियोजन संगठन की प्रभावी बनाता है। नियोजन संगठन के उद्देश्य, प्रयासों और निर्देशन में एक रूपता लाता है। नियोजन देश के साधनों का समुचित उपयोग संभव बनाकर राष्ट्रीय समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करता है। नियोजन के लक्ष्य का निर्धारण स्पष्ट होता है। भारत में योजना आयोग, भारत में जो है योजना आयोग की भूमिका, आज का युग योजनाओं का युग है। प्रत्येक देश में अपनी भारत में योजना आयोग जो है क्या आज़ादी के बाद से ही है। रूस का उदाहरण है, रूस से हमने लिया है। स्वतंत्रता से पूर्व नियोजन हुआ और ये सब पॉइंट है। स्वतंत्रता के पश्चात नियोजन, योजना आयोग का जो संगठन है भारत में, वो देखिए। योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें निम्नलिखित अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष वित्त एवं नियोजन मंत्री होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं, 1 सचिव, 2 उप सचिव और सांख्यिकीय सलाहकार इसका स्थायी सदस्य होता है। योजना आयोग के कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, देश के साधनों को अनुमान लगाना, साधनों के समुचित उपयोग की योजना बनाना, योजना का संचालन करना, योजनाओं की सफलता का कार्यक्रम, आर्थिक विकास पर बल देना। और योजना आयोग की कार्यप्रणाली, आयोग के समस्त सदस्य एक निकाय के रूप में कार्य करते हैं। आवश्यकता अनुसार आयोग के सदस्यों को भिन्न भिन्न विषय सौंपे जा सकते हैं। नीति संबंधी सभी मामले सामूहिक रूप से आयोग के सामने रखे जाते हैं। ये सब है योजना है।
अब लोक संपर्क से आप क्या समझते हैं? लोक संपर्क, भारत में लोक संपर्क के विभिन्न माध्यमों का उल्लेख कीजिए। देखिए, लोक संपर्क अथवा जन संपर्क शब्द का अर्थ है संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए जनता से संपर्क स्थापित करके लोकप्रियता प्राप्त करना। मिलेट के शब्दों में लोक संपर्क इस बात की जानकारी प्राप्त करता है कि लोग क्या आशा करते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण देना कि प्रशासन उन मांगों को कैसे पूरा करता है। ये सारा है। कुछ आपको परिभाषा भी याद। लोक संपर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये उसके कुछ बिंदु हैं। अनुकूल जनमत तैयार करने के लिए, जन इच्छाओं को जानने के लिए, जनता और सरकार के मध्य कड़ी, लोक आलोचना में से रक्षा, ताकि लोगों की बात को समझा जा सके। लोक संपर्क विभाग के कार्य, पहला है प्रचार, दूसरा है लोक प्रशिक्षण, विभागीय कार्यों की सूचनाएं देना, कानून तथा विभागीय कार्यों की सूचनाएं जनमत तक पहुंचाना, लोकमत तक, कानून तथा नियमों की सरल व्याख्या करना, जनता की इच्छा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सरकार की उपलब्धियों का जनता को ज्ञान कराना, जनता की भ्रांतियों को दूर करना। लोक संपर्क स्थापित करने के साधन, प्रेस तथा प्रकाशन, फिल्म, आकाशवाणी तथा रेडियो, टेलीविज़न, प्रदर्शनियाँ, भाषण तथा वार्ताएं, विज्ञान, पत्राचार। भारत में लोक संपर्क के साधन, इन सारे पॉइंट को आप लिखिए, याद कीजिए, बार बार सुनिए, एग्जाम में पॉइंट जरूर याद होने चाहिए। भारत में लोक संपर्क के साधन, महानिदेशक आकाशवाणी नई दिल्ली, महानिदेशक दूरदर्शन कार्यालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, ये है। विज्ञान तथा दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रकाशन विभाग, फिल्म संभाग मुंबई, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, अनुसंधान तथा संदर्भ संभाग, भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय, पंचवर्षीय योजना प्रचार कार्यालय। अब चलिए नया टॉपिक आ गया। प्रबंध से क्या तात्पर्य है? क्या आप इससे सहमत हैं कि प्रबंध प्रशासन से भिन्न होता है? प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रबंध निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति अथवा व्यक्तियों एवं साधनों की सहायता से कार्य का संपादन प्रबंध कहलाता है। सुल्ज के अनुसार प्रबंध वो शक्ति है जो किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी संगठन का नेतृत्व, पथ प्रदर्शन और निर्देशन करती है। ठीक है, कई परिभाषाएं हैं वैज्ञानिकों के, इसको आप समझ लेंगे। प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर, प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर के संबंध में विचारकों में मतभेद रहा है। हेनरी फेयोल, न्यूमैन आदि का मत है कि प्रबंध प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। ये प्रबंध और प्रशासन को एक ही प्रक्रिया मानते हैं, एक ही क्रिया मानते हैं। दूसरी ओर इन दोनों में अंतर मानने वाले विद्वान में प्रमुख विलियम स्प्रीगल, फ्लोरेंस सुल्जे आते हैं। ये विद्वान प्रबंध को प्रशासन की अधिनिष्ठ क्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। मेयर के अनुसार प्रबंध प्रशासन के विपरीत एक विशुद्ध आंतरिक अवधारणा है जो किसी संगठन की इकाई के ढांचे के अंतर्गत संपन्न की गई क्रिया को प्रकट करता है। प्रबंध का क्षेत्र, तो प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसके क्षेत्र के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रबंध आते हैं: विकास प्रबंध, सेवी वर्गीय प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, उत्पादन प्रबंध, वितरण प्रबंध, क्रय प्रबंध, रखरखाव प्रबंध, कार्यालय प्रबंध। प्रबंध के कार्य, तो इसमें हम देख रहे हैं प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य नियोजन तथा योजना बनाना, संगठन बनाना, कर्मचारियों की नियुक्ति, समन्वय, आपस में तालमेल, निर्देश देना, प्रतिवेदन, बजट बनाना, नियंत्रण, ये सब है। प्रशिक्षण क्या है? आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासनों में लोक सेवा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के उद्देश्य बताते हुए प्रकारों में आलोचनात्मक निबंध लिखिए। देखिए, प्रशिक्षण के उद्देश्य आप समझिए, वो आमतौर पर शुद्ध कर्मचारियों का निर्माण, कुशलता एवं योग्यता उत्पन्न करना, उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता उत्पन्न करना, मनोबल तथा चरित्र उत्थान करना, समय और परिस्थिति के अनुसार ढालना। प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकार: औपचारिक प्रशिक्षण,
अनौपचारिक प्रशिक्षण, अल्पकालीन प्रशिक्षण, दीर्घकालीन प्रशिक्षण, पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण, विभागीय अथवा केंद्रीय प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का महत्व। प्रशिक्षण कर्मचारियों की शक्ति तथा कुशलता में वृद्धि करता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करता है जिसके द्वारा स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुकूल बना सकता है। प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों में स्वतंत्र निर्णय की क्षमता आ जाती है। आधुनिक समय में प्रशिक्षण के अधिकांश कार्य तकनीकी हो गए जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशासकीय सेवाओं तथा पुलिस सेवाओं में प्रशिक्षण का अधिक महत्व है। ये सारी चीज़ें। भारतीय प्रशिक्षण पद्धति में दोष, तो इसको आप लिख लेंगे। प्रशिक्षण पद्धति में क्या दोष है? प्रशिक्षण पद्धति में सुधार के लिए सुझाव, इसको भी आप कर लें। प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी के लिए ऐसे विषय के अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनमें नेतृत्व के गुण, सामाजिकता और सहयोग की भावना विकसित हो। व्यावहारिक प्रशिक्षण की अधिक से अधिक व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन के क्षेत्र में समय समय पर नए नए विकास होते रहते हैं, उनसे परिचित कराने के लिए पाठ्यक्रम में व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण की योजना आदि बनाने के लिए प्रशिक्षण निर्देशालय की स्थापना की जानी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों में अधिकांश प्रतिशत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का है, परंतु उनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती, अतः उनके प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। ये है। अब नए टॉपिक में भर्ती से आप क्या समझते हैं? भर्ती का अर्थ बतलाइए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भर्ती की विवेचना कीजिए। भर्ती प्रत्येक प्रशासन की सफलता उसमें कार्यरत अधिकारियों की योग्यता पर निर्भर करती है, अतः विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त प्रकार के व्यक्तियों को खोजना भर्ती कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें कई परिभाषा भी है, ये सारे आप देख लेंगे। भर्ती की समस्याएं। नियुक्ति सत्ता की स्थापना संविधान द्वारा, जनता के द्वारा, मुख्य कार्यपालिका द्वारा, भीतर तथा बाहर से भर्ती, प्रशासकीय पदाधिकारियों की योग्यता, योग्यता को निर्धारित करने की पद्धति, योग्यता निर्धारित करने के लिए प्रशासकीय तंत्र का गठन। भर्ती की विभिन्न पद्धति। बाहर से भर्ती या प्रत्यक्ष भर्ती के गुण, जो आप इसको अपने अनुसार इसको देख लेंगे, पॉइंट को नोट कर लेंगे। बाहर से भर्ती के दोष, ये सब बिंदु है। भीतर से भर्ती के दोष, इसको भी आप समझ लेंगे, इन बिंदुओं को आप लिखेंगे। भर्ती की पद्धतियों में सुधार के सुझाव। निष्पक्षता, ईमानदारी, गतिशीलता, नई खोज से युक्त। अब देखिए पदोन्नति से आप क्या समझते हैं? पदोन्नति के महत्व तथा सिद्धांतों का वर्णन करिए। पदोन्नति का अर्थ, पदोन्नति का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द प्रोमोट लैटिन भाषा के पीरी ओवर शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है आगे बढ़ना। वस्तुतः पदोन्नति से अर्थ पद और स्तर में वृद्धि से है। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। असल हम इनके कुछ पॉइंट को देखते हैं। पदोन्नति के सिद्धांत, ज्येष्ठता और वरिष्ठता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, दो सिद्धांत है। और पक्ष में तर्क, ज्येष्ठता के सिद्धांत के पक्ष में तर्क क्या? वस्तुपरक सिद्धांत, अनुभव के आधार पर योग्यता, न्यायोचित एवं निष्पक्ष आधार, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा। पदोन्नति में निष्पक्षता तथा उत्पन्न करने के कारण यह सिद्धांत योग्य व्यक्तियों को अपने पद पर बने रहने के लिए उत्साहित करता है। विपक्ष में तर्क, यह सिद्धांत अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पद पर प्रदान करने में सहायक होता है। इसमें कार्यों को करने में व्यर्थ का उत्साह, स्वाभिमान और विवेक व्यय होता है। पद वृद्धि का आधार ज्येष्ठता मानने से कर्मचारियों में अपने कर्तव्यों के प्रति कुशलता, दूरदर्शिता तथा उत्साह का अभाव होता है। ज्येष्ठता स्थापित करना सरल नहीं है। यह सिद्धांत होनहार तरुण कर्मचारियों के लिए अन्यायपूर्ण है। इस तरह का आप खुद कर सकते हैं। योग्यता का सिद्धांत, प्रतियोगी परीक्षाएं, सेवा अभिलेख, विभागीय अध्यक्ष द्वारा सविवेक परीक्षण। प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें खुली प्रतियोगिता होती है, सीमित प्रतियोगिता, उत्तीर्ण परीक्षाएं, उसके आधार पे क्या कहते हैं प्रोन्नति होती है। सेवा अभिलेख के आधार पे भी होता है। विभागीय अध्यक्ष द्वारा सविवेक परीक्षण। बजट से आप क्या समझते हैं? बजट किसे कहते हैं? अच्छे बजट का निर्माण के प्रमुख सिद्धांत क्या है?
तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांस से हुई। बजट का प्रयोग एक चमड़े के थैले के लिए किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था और वहीं से सारे विश्व में फैल गया। 1773 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बालपाल उस समय इंग्लैंड के वित्त मंत्री थे। वहीं इस बजट नामक थैले में अपने आवश्यक कागज आदि रखता था, परंतु आज बजट का वास्तविक कार्य आय व्यय का वितरण माना जाता है। आजकल सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा इसी बजट के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष का आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसको बजट कहते हैं। कई विद्वानों की परिभाषा है। बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत: प्रकाशन, स्पष्टता, व्यापकता और बजट की एकता, विस्तृत विवरण, पूर्ण प्राधिकरण, अपरिवर्तित शुद्धता। बजट का स्वरूप: भारत में बजट निर्माण की विधि: बजट संबंधी अनुमानों को तैयार करना, बजट का संसद द्वारा अनुमोदन। पहले अनुमानों को तैयार किया जाता है, फिर उसका बजट संसद द्वारा अनुमोदन होता है। बजट अनुमोदन में क्या होता है? बजट प्रस्तुत करना, बजट पर सामान्य वाद विवाद, मांगों पर मतदान, कटौती का प्रस्ताव, विनियोग विधेयक और करों के प्रस्ताव पर मतदान। अच्छे बजट निर्माण के सिद्धांत: सरल तथा स्पष्ट व्याख्या, संतुलित बजट, सुनिश्चित एवं ठीक अनुमान, नियत अवधि के पूर्व बजट प्रस्तावों की स्वीकृति, समयबद्धता, बजट की एकता, सुनिश्चित बजट आंकड़े। और ओम्बड्समैन मेन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु लोकपाल तथा लोकायुक्त प्रस्तावित संस्थाओं का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आता है। सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अर्ध न्यायिक एवं अन्य प्रशासनिक कृत्यों पर निरंतर चौकसी रखने के लिए व्यवस्थापिका द्वारा जिस संस्था या अधिकारी की नियुक्ति की गई उसे ओम्बड्समैन कहते हैं। इस प्रकार ओम्बड्समैन प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन शिकायतों को सुनने के लिए नियुक्त संस्था है। भारत में इसे लोकपाल का नाम दिया गया। ओम्बड्समैन का अर्थ स्वीडन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कानूनी सलाह देने वाला। स्वीडन के कानून के अनुसार ओम्बड्समैन संसद द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति प्रशासन पर निरीक्षण करने के लिए की जाती है। तो ये है और ओम्बड्समैन के उद्देश्य, ओम्बड्समैन की विशेषता, ये सब आप कर लेंगे। सारे पॉइंट हैं। ओम्बड्समैन के कार्य, ओम्बड्समैन की महत्व, उपयोगिता और भारत में लोकपाल, लोकायुक्त तथा ओम्बड्समैन, इन सारे पॉइंट को जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से है आप अच्छे से नोट कर लेंगे और पॉइंट्स पर आप मेनली फोकस करें। और चलिए, नियोक्ता कर्मचारी संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नियोक्ता कर्मचारी संबंध की दृष्टि से 3 समस्याएं प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। संघ बनाने के अधिकार से संबंधित समस्याएं, और क्या लोग इसमें क्या है, क्या इस संघ बनाने के अधिकार से संबंधित 3 समस्याएं हैं। क्या लोग कर्मचारी अपने संघों का निर्माण कर सकते हैं? क्या ये संघ बाहर की ट्रेड यूनियनों से संबद्ध हो सकते हैं? क्या ये संघ सार्वजनिक दलों से संबंधित हो सकते हैं? और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या प्रावधान है, ब्रिटेन में क्या प्रावधान है, ठीक है, उसको भी देखना है। भारत का क्या है, ये है। हड़ताल के अधिकार से संबंधित समस्या, सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न तो ये है संघ बनाने के अधिकार से संबंधित समस्या। उसके बाद है आपको हड़ताल से के अधिकार से संबंधित समस्या। तो उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, ब्रिटेन का क्या है, भारत का क्या है। विवादों पर वार्ता करने तथा उनके समाधान के साधन, ये सारा है, इसको आप कर लीजिएगा। प्रेरणा की परिभाषा करते हुए इसके प्रकार की व्याख्या कीजिए। प्रबंध में मानवीय संबंध के बारे में प्रतिपादित व्यवहारवादी सिद्धांत ने यह सिद्ध कर दिया है कि कर्मचारियों या श्रमिकों को कार्य अथवा प्रयास के लिए अभिप्रेरित करना आज प्रबंधकों या प्रशासकों का महत्वपूर्ण कार्य है। अभिप्रेरणा के संबंध में अध्ययन में संगठन में मानवीय व्यवहार के स्वरूप का पता चलता है। इससे पता चलता है कि मानव का कार्य के प्रति दृष्टिकोण क्या है, अर्थात वो कार्य करना चाहता है या नहीं, ठीक है। उत्पादन बढ़ाने तथा कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है कि मानव को कार्य हेतु प्रेरित करने वाले तत्वों को ध्यान दिया जाए।
तो उसके लिए यहाँ ब्रेच ने डिफिनेशन भी दिया है और उसका महत्व है। अभिप्रेरणा के आधारभूत सिद्धांत है भागीदारी का सिद्धांत, और इसमें प्रबंध तंत्र का दायित्व है, प्रबंध व्यवस्था की प्रक्रिया, प्रबंध व्यवस्था का ये सब पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ऑर्गेरिस का सिद्धांत है, लिकर्ट का सिद्धांत है, मेस्लो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अभिप्रेरणा की विधियाँ, अभिप्रेरणा कैसे मिलेगी कर्मचारी को मोटिवेशन, पुरस्कार एवं दंड, वेतन तथा वेतन या मजदूरी, ये बढ़ा के घटा के पुरस्कार दे के, लाभांश योजनाएं। और अवित्तीय प्रेरणा, अवित्तीय अभिप्रेरणा में क्या क्या हो सकते हैं, कार्य की सुरक्षा, कार्य को मान्यता, कुशल नेतृत्व, भागीदारी द्वारा अभिप्रेरणा, संप्रेषण द्वारा अभिप्रेरणा, प्रतिस्पर्धा द्वारा अभिप्रेरणा, फल के ज्ञान अभिप्रेरणा। लेखांकन क्या है, अब ये है महत्वपूर्ण। तो ये रहा कुल मिलाकर के। तो इसमें हम लोग देखेंगे लेखांकन क्या है। वित्त प्रशासन में लेखांकन के कार्य एवं भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, किसी देश के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने तथा वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए लेखांकन का होना परम आवश्यक है। पी के वाटल के अनुसार लेखांकन मूलतः कार्यपालिका से संबंधित कार्य है, जबकि लेखा परीक्षण संसद के कार्यों के समान है। ठीक है, इस तरह से लेखांकन का अभिप्राय है सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन का लिखित रूप से हिसाब रखना, अर्थात शासन की संपूर्ण आय और व्यय से व्यवस्थित रूप से किए गए हिसाब का नाम लेखांकन होता है। कई डिफिनेशन है। वाइट ने कुछ कहा है, लेखांकन व्यवस्था का मूल कार्य अभिलेखों को तैयार करना, कोष को तैयार करना, रखना, संगठन की विभिन्न शाखाओं की वित्तीय स्थिति का स्पष्टीकरण करना, व्यय की दरों में आवश्यक समायोजन की सुविधा उत्पन्न करना, ये सब है लेखांकन की आवश्यकता। लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर देश की आर्थिक नीति का निर्धारण करना, लेखांकन से प्राप्त आंकड़ों द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों का मूल्यांकन करना, ये है लेखांकन के आवश्यक तत्व। कोषों का वर्गीकरण, दोहरी प्रविष्टि पद्धति, राजस्व लेखांकन, व्यय लेखांकन, नियमित लेखांकन, ये महत्वपूर्ण है। वार्षिक लेखा प्रतिवेदन, लेखों का केंद्रीकरण, लेखा परीक्षण। भारत में लेखांकन व्यवस्था, भारत में हमारे देश में लेखांकन का उत्तरदायित्व नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो एक स्वतंत्र अभिकरण है को सौंपा गया था, लेकिन केंद्रीय शासन में लेखांकन तथा लेखा परीक्षण को पृथक कर दिया गया। सन 1976 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 अध्यादेश जारी करवाए। प्रथम अध्यादेश द्वारा महालेखा परीक्षक को लेखांकन के कार्य से अलग कर दिया। अब ये कार्य विभागों द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके लिए एक लेखा पदाधिकारी की व्यवस्था की गई है जो विभागीय लेखा जोखा देखता है। लेखा परीक्षण के प्रकार इसके निम्नलिखित 4 प्रकार हैं। पूर्व लेखा परीक्षण, उत्तर लेखा परीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण और बाहरा लेखा परीक्षण। मेनली तो आप पॉइंट याद कीजिए और उसके बाद कुछ कंटेंट अंदर की बात को समझ लीजिए। लेखक परीक्षण के उद्देश्य, साधारणतः लेखा परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। व्यय निर्धारित सीमा से कहीं अधिक तो नहीं हुआ, प्रशासन द्वारा धन नियमों के अनुसार व्यय किया गया है या नहीं, धन व्यय करने से पूर्व विधिक औपचारिकता पूर्ण की गई है या नहीं, धन का व्यय बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से किया गया है या नहीं। लेखांकन एवं लेखा परीक्षण का पृथक्करण, इसको आप देख लेंगे। पृथक्करण करने के पक्ष में तर्क है यहाँ कुछ दिए हुए, और पृथक्करण के विरोध में तर्क है। पॉज करके आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा कुल मिलाकर के। मेरा मकसद ये है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको कुछ पॉइंट आ जाए ताकि आप एग्ज़ाम में आपको मदद मिले, आप ज़्यादा परेशान ना हो। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले से टेक्स्ट बुक पढ़ें और साथ में अन्य विद्यार्थियों को जिसको आवश्यकता है सारे ग्रुप में आप अपने इसको शेयर कीजिए। और भी सारे एकेडमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट के हम तैयार कर रहे हैं पॉइंट वाइज, ताकि आपको आसानी हो सके एग्ज़ाम के पॉइंट से। थैंक यू वेरी मच।